हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था एटम के बारे में, टोटल की एटॉमिक थ्योरी हमने खत्म कर ली थी पहले कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एटम का साइज क्या होता है। एटम के साइज पढ़ने के बाद आईपीसी की कुछ गाइडलाइंस बताई थी, जैसे कि अगर हम कोई सा भी एलिमेंट लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इस टाइप की कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास जिसे हम परमाणु द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास क्या होता है? तो अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में भी उसने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु होते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं। अगर ऐसा है तो हम किसी एक एटम का मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्या करता, अब इसी में हमने क्या थ्योरी जब डाल्टन की आई थी तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एटम का नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है परमाणु का, यही इसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, मतलब कितना मास है एटम का। लेकिन एलिमेंट्स के हमने क्या निकालना चालू करें, एटॉमिक मास निकालना चालू करें। मतलब अगर मैं कार्बन, सिंपली उसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड में है क्या, तो हमने पाया कि 4 ग्राम किसके हैं, कार्बन के हैं। सॉरी, एक बार लिख देता हूं इसको। 4 ग्राम कार्बन है और सेकंड क्या है, 3 ग्राम उसमें क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाने के क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, एटॉमिक मास इससे कैसे रिलेट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए 4 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कार्बन जो एलिमेंट है वो जितने एटम्स से मिलकर बना हुआ है उनका मास क्या है, 4 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो जितने एटम्स से मिलकर बना हुआ है उनका क्या है, 3 ग्राम। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर उसका मास क्या हो जाएगा, 7 ग्राम। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के निकालें, जैसे कि अगर हम ये कार्बन का 4 ग्राम पता है, मुझे ये पता चल जाए कि वो कितने एटम्स से मिलकर बना हुआ है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि उसका जो एक्चुअल मास है पर एटम का वो कितना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 हिस्सा 1/3, सॉरी 1/3, 1/4 या फिर 1/5, कुछ इस तरीके से नंबर डिवाइडेड है। एक ये भी टफ हो जाएगा, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि A नाम का एक एलिमेंट है और उसका मास क्या है, यहाँ पे 12। ठीक है, उसका मास क्या होगा यहाँ पे 12, टोटल मास उसका 12 है। अब मैं ये देखता हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करता हूँ, किसी एक एटम का मास निकालता हूँ तो 1/12 होगा, है ना, 1/12 वही 12 बार में प्लस करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी टाइप से क्या होता है कि एक का 12वां हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, एटम का उसके मास होगा। तो यही कुछ थ्योरीज चल रही थी जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक मास का, सॉरी एटम की थ्योरी दी, तो उन्होंने बोला कि इस एटम के एटॉमिक मास कैसे निकालें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो बहुत सिंपल हो गया था उससे, जब हमें पता चला कि एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मास होते हैं, उनके सॉरी अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनकी शेप, साइज, नेचर, सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तब हमें केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ तो वहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, उसकी सारी थ्योरीज क्या हो गई, एग्जैक्टली पॉइंट पे आने लगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एटम का मास निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप टास्क है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकालते हैं, उसके बाद फिर हम एटम के मास की, मतलब जिस एटम से वो मिलकर बना हुआ है उसके मास निकालने की आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट नाम का एक टॉपिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन, अच्छा एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास को किस में निकाला जाता है, तो एटॉमिक मास की एक यूनिट होती है जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU
यू से। लेकिन अब इसी AMU को चेंज करके क्या कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यू को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर एटम का जो मास है वो 12 है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम बोलेंगे 12 AMU या फिर 12 U। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मात्रक है, एटॉमिक मास का जो मात्रक है परमाणु द्रव्यमान का होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को भी हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होने के बाद लास्ट में आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट नाम का एक टॉपिक है, और तत्वों के अणु हम बोलते हैं। मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर तत्वों के अणु। तत्वों के अणु क्या होते हैं? ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने सुना क्या देखा होगा, अधिकतर जगह में H2 लिखा होता है, H लिखा होता है, O2 लिखा होता है, O लिखा होता है, और हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें Fe लिखा होता है, Fe2 लिखा होता है। इस टाइप से कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आपने ये नीचे 2 और ये इन सब टाइप के एलिमेंट्स और उनकी केमिकल फॉर्मूला देखे होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है वही हम बताने वाले हैं आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर किसी हाइड्रोजन, मान लो किसी भी एलिमेंट के केमिकल फॉर्मूला के नीचे या फिर आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वो कितना है, 1। मतलब यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक अणु हाइड्रोजन का है उपस्थित है। यहाँ पे H के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, 2 अणु हाइड्रोजन के उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल है तो एक अणु ऑक्सीजन का हो जाएगा। Fe की अगर मैं बात करूं तो Fe किसका फॉर्मूला होता है, लोहे का, आयरन का। तो Fe की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक मॉलिक्यूल Fe का, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस टाइप से हम इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के अणु। जो भी नंबर उसके नीचे लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि वो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उतने नंबर कितने हैं किसके हैं, अणु के उसमें उपस्थित हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब यौगिकों के अणु। सबसे पहले यौगिक का एग्जांपल क्या होगा, यौगिक का उदाहरण क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NaCl, C6H12O6। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल है जो कि किसके हैं, अणु, सॉरी यौगिकों के एग्जांपल। अब मुझे ये बताओ H2O को क्या बोला जाता है, पानी, वाटर बोला जाता है, जल बोला जाता है। अब अगर कोई मुझसे यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको कितने अणु दिख रहे हैं वाटर के, जल के, या फिर मुझसे इंग्लिश में पूछेगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट देयर, मतलब यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल उपस्थित है, क्योंकि H2O के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कंपाउंड में हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ लिखे रहते हैं, उसके आगे लिखे रहते हैं। अगर 2H2O है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ये वाटर के हैं। अगर यहाँ पे 3H2O है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पर प्रेजेंट है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कितने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, 1 है। अगर यहाँ पे 4 लिखा आएगा तो इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के। NaCl की अगर हम बात करते हैं, इससे क्या होते हैं, नमक। NaCl के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे क्या है, 1 है। NaCl का एक मॉलिक्यूल, एक अणु वहां पर नमक का है। C6H12O6 हम किसे बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, लिख लेना। C6H12O6 की अगर हम बात करें तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि क्या है, 1 है। ठीक है, अगर आगे कुछ लिखा हुआ होता है इसका मतलब वो उतने नंबर ऑफ
तो इसी टाइप से जब भी हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो उसके आगे लिखा होता है कि कितने कंपाउंड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर किसी कंपाउंड के प्रेजेंट है। H2, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप से जब भी हम एलिमेंट, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो वो उसके नीचे लिखे होते हैं, जबकि कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो वो उसके आगे लिखे होते हैं। इसी टाइप से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे चल के जितनी भी रिएक्शंस, जितने भी एलिमेंट्स आप पढ़ने वाले हो वो सब इसी में बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड पढ़ लिए हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको आगे केमिकल फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि हम केमिकल फार्मूला किसका किस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, वैलेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वैलेंसीज और केमिकल फार्मूला हम सीखेंगे कि किस टाइप से हम केमिकल फार्मूला किसी का बना सकते हैं और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम किस टाइप से डिजाइन करते हैं। ठीक है, आयंस के बारे में भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि आयंस क्या होते हैं, एटम से मिलकर ही आयंस बनते हैं। एक तरीके से अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एटम्स अगर मिलते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स और आयंस एक ही कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड चीज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स है वही मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, मतलब पदार्थ बनाते हैं। परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु से ही अणु बना है, परमाणु को हम मिलाते हैं तो ही वो अणु बनता है। और उसके बाद अणु और आयंस जब आपस में मिलते हैं तो उसी से वो क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसके बारे में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक इसका जो आने वाला है आयंस और मॉलिक्यूल्स, केमिकल फार्मूला, ये सब हम अगले लेक्चर में